और जब सेल हो रही होती है तो सब कुछ रिटर्न में मिल जाता है, जब सेल हो चुकी होती है तो आप चक्कर काटते हैं। हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। जब आप ठगे जाते हैं किसी के द्वारा तो लोग देख के कहते हैं कि देखो यार, इसको ठग लिया गया था। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है प्रॉपर्टी लाइन में होने वाले फ्रॉड्स। बहुत ही सेंसिटिव इंपॉर्टेंट विषय है बेचने वालों के लिए भी, क्योंकि अगर वो फ्रॉड करते हैं तो उनको जेल की चक्की पीसनी पड़ती है, और ख़रीदने वालों के लिए भी, क्योंकि अगर उनके साथ हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस फ्रॉड के कम्युनिकेशन में सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रॉपर्टी की लाइन में फ्रॉड होता है वो है टाइटल से रिलेटेड फ्रॉड। आप मालिक नहीं हो, केयर टेकर हो समटाइम्स, और आप प्रॉपर्टी को बेच देते हो थ्रू जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख आपको बता रहा हूँ। 11 अक्टूबर सन 2011 सुप्रीम कोर्ट ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे बिकने वाले प्रॉपर्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। जो भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी 11 अक्टूबर 2011 से पहले की बनी हुई हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नियाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द मानी जाती हैं। उसके बाद जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी बन रही हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, पर्टिकुलर काम से रिलेटेड होनी चाहिए। सपोज़ आप विदेश में रहते हैं, आप किराया नहीं कलेक्ट कर सकते, तो आप अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अलाउ कर सकते हैं कि वो रेंट कलेक्ट करे और आपके खाते में जमा करे। अगर उनको पता चलता है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में जो सबसे बड़ा कैच है वो यही है कि किसी भी वक्त रिवोक की जा सकती है, किसी भी वक्त रिवोक की जा सकती है। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा चेक करके करें कि पावर ऑफ अटॉर्नी अभी एग्जिस्टिंग है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बंदे को उन्होंने पहले दी थी, अब उस बंदे से उनको सर्विसेज सेटिस्फाइड नहीं मिली तो उन्होंने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक करके अपने दूसरे रिश्तेदार को दे दी, और आप उसी बंदे से खरीद रहे हैं जिसको पहले दी गई थी। तो ये इस तरह की फोर्जरीज हो जाती हैं, और एक बार होने के बाद फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए। अगला एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रॉड है जो हो रहा है आजकल, बहुत कॉमन है। कहीं कहीं पे किसी एरिया में प्रॉपर्टी की सडनली तेज़ी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं लुधियाना की बात करूं, लुधियाना में कई बार सिधवा कैनाल में अचानक तेज़ी आ जाती है, कभी ठाकुर कॉलोनी में तेज़ी आ जाती है। अब जब वो तेज़ी आती है तो 2-3 दिन के बाद आप जाइए तो वहाँ 100-150 गाड़ियाँ BMW से लेकर के, मतलब आप गाड़ियों के नाम लीजिए, मर्सिडीज़, BMW और सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और वहाँ पूरा धूल धक्कड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टियों में अचानक कोई रूमर उठता है, और उस रूमर में एग्रीमेंट के बेस पे पहला बंदा खरीदता है, प्रॉपर्टी ऑनर से एग्रीमेंट करता है, फिर वो एग्रीमेंट के बेस में आगे बेच देता है, फिर एग्रीमेंट के बेस में और आगे बेच देता है। जो प्लॉट 30,000 रुपये गज था वो प्लॉट एग्रीमेंट पे होते होते 7 एग्रीमेंट हो जाते हैं, और वो बाद में लास्ट बंदे के पास वो 70,000 रुपये गज पे पहुँचता है। उसके बाद सडनली लास्ट वाला उसको भुगता नहीं पाता, फिर उसके पीछे वाला टूटता है। तो वो ताशों वाला खेल देखा है ना, कि एक पत्ता गिरा और सारे ताश धराशायी, और वापस वो प्रॉपर्टी। और उस बीच में जो बीच में जितने भी लोग थे वो सब उस एग्रीमेंट के बेस पे चल रहे थे, और एग्रीमेंट के बेस पे उन्होंने सबने बयाने दिए होते हैं, और सब लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। मतलब दे कैन नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। कहने का मतलब, एग्रीमेंट के बेस पे प्रॉपर्टियाँ कभी मत खरीदें। अगर किसी ने एग्रीमेंट कर रखा है तो उसको बोलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे ऑनर से मिलवाइए, मैं ऑनर से मिल करके आपसे एग्रीमेंट के बेस पे ले सकता हूँ। पर बगैर मिले अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपनी जान को नहीं, अपने धन को रिस्क में डाल रहे हैं। ये आपकी कॉल है, मेरी तरफ से मैं आपको वार्न करता हूँ। एग्रीमेंट के बेस पे प्रॉपर्टियों की खरीद बिक्री रिस्की होती है, अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में अगर ये क्लॉज है कि मैं आगे इसको बेच सकता हूँ तो डेफिनेटली बेच सकता है। पर बेचते समय वो मीटिंग ज़रूर करा दे आपकी, जो उसमें कम्युनिकेशन को हैंडल करना है, किस प्राइस पे उसने आगे बेची है, उस चीज़ को आपस में म्यूचुअली कंसेंट के साथ समझा जा सकता है। तो ये एक सेकेंड टाइप का फ्रॉड है। ये तो हो गई जनरल प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड। दूसरी कैटेगरी है बिल्डर्स प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, सारे लोग इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों से नहीं डील कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्डरों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये है मेरी कि हर एक बिल्डर फ्रॉड नहीं होता। 90% बिल्डर जेन्युइन है, लेकिन ये जो 10% गलत वाले हैं इनको पहचानना ज़रूरी है, और इनकी कौन कौन सी ऐसी करतूतें हैं जिनकी वजह से बाद में हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ये करतूतें मैं आपको बताऊँगा और इनसे बचने के उपाय बताऊँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अभी भी यार आपने वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। अब तो जो विषय ये फ्रॉड वाला स्टार्ट हुआ है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एक वीडियो में नहीं, एक वीडियो में एक ही तरह का फ्रॉड मैं कवर करूँगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जितना हो सके इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, ताकि मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। आपकी तरफ से भी मुझे नॉलेज मिल सकता है। बिल्डर किस किस तरह के फ्रॉड करते हैं, उसका टाइटल का फ्रॉड स्टार्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से। कई बार बिल्डर 25% पेमेंट करके प्रॉपर्टी 25% रजिस्टर्ड करा लेते हैं एग्रीमेंट में, लेकिन उनके पास सपोज 25 एकड़ है, एग्रीमेंट में उनके पास 100 एकड़ लैंड होती है।
25 एकड़ की उन्होंने पेमेंट कराई। रेरा में ये कानून है कि अगर आप 25% पेमेंट कर चुके हैं तो आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मेन कानून रहे, जैसे कि मेगा टाउनशिप से रिलेटेड जो लॉ थे, पापरा वगैरह, उसमें भी ये था कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी लैंड रजिस्टर्ड हो। अब इन कानूनों का बिल्डर कैसे फ़ायदा उठाते हैं, वो 25% तो किसान को पेमेंट कर देते हैं, बट बाकी लैंड उनकी अनरजिस्टर्ड होती है, लेकिन वो नक्शा लेआउट प्लान पास करा लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट का और वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दोज प्लॉट्स विच आर नॉट, वो वाली ज़मीन भी जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहाँ पे बायर कैसे फंसता है, वो कहते हैं जी हमारे प्रोजेक्ट में लोन मिल रहा है। जब आप एक्चुअल फैक्ट में प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हो, 10% 15% पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आप बिल्डर को अप्रोच करते हो कि भाई लोन हमको अप्लाई करना है, बाकी पेमेंट हम लोन से करेंगे। वो कहते हैं जी ठीक है जी, मैं बताता हूँ। फिर वो आपको लोन की फैसिलिटी देने के लिए पहले तो वो कोशिश करते हैं कि आपका लोन आप ही की वजह से ना हो पाए, बाई चांस आपकी एलिजिबिलिटी स्ट्रांग है। फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमने टाई अप के लिए दिया हुआ है, 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, हम आपसे ब्याज नहीं चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। उसके बाद भी जब डिले होता है तो आप पैनिक होने लगते हैं कि यार रीज़न क्या है। फिर वो कहते हैं कि नहीं बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, और इस प्रोसेस में वो 6 महीना निकाल देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि यार इनकी तो ज़मीन ही रजिस्टर नहीं है। फिर आप उनसे अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, आपने बुकिंग करा ली, अब तो रेट भी बढ़ गए। जब आपने बुकिंग कराई थी तो 14,000 रुपये गज का रेट था, आज हम 16,000 में बेच रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लो पैसे वापस। आपको लगता है कि नहीं, अब एक बार हमने प्लान कर लिया, दुनिया भर के सपने देख लिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने 4 दोस्तों को भी वहाँ खरीदवा दिया, तो आप पीछे जाने की स्थिति में नहीं होते और आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। लास्ट में पता है बिल्डर आपको क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका लोन हो जाएगा, अभी साल भर बाद अप्रूवल आएगी, क्योंकि वो साल भर बाद किसान को पेमेंट करेगा। वो कहता है इस पीरियड में जो लेट हुआ है, उस पीरियड में अगर आपका लोन हो जाता तो आप बैंक को कुछ इंटरेस्ट देते, 6% 7% वट एवर। वो कहता है आप उतना इंटरेस्ट हमको दे दो। कहाँ फंस गए यार, प्रॉपर्टी लेने गए थे। तो एक इस तरह का टाइटल को लेके फ्रॉड होता है कि उनके पास टाइटल होता ही नहीं, वो बेच देते हैं। सेकंड उनका फ्रॉड होता है कि टाइटल कंप्लीट है, बिल्कुल क्लियर है, नक्शा पास करा लिया, नक्शा पास होने के बाद उसमें बिल्डर को लगा कि यार इसमें फाइनेंशियली ना कुछ कम इनकम आ रही है, हम इस इनकम को बढ़ा सकते हैं। कई सलाहकार होते हैं, कई पार्टनर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, इसमें हम नक्शे में अगर ये चेंजेस करें तो हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है। अब वो नक्शा चेंज करने के लिए सबमिट कर देते हैं। नक्शा भी टाइटल का ही पार्ट है, क्योंकि जब आपको लोन होना है, आपका जब फाइनेंस होना है प्रॉपर्टी पे, तो उसमें उसका लेआउट प्लान चाहिए, उसकी रजिस्ट्रियों की कॉपी चाहिए, उसकी म्यूटेशंस चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक आम आदमी नहीं जानता। वो सिर्फ प्रोजेक्ट का लेआउट, वो ब्रोशर देखता है, उसका वीडियो देखता है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल स्विमिंग पूल के बगल में नाटक टाइप टू 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 करके लोग चल रहे हैं, और वो उन्हीं चीज़ों को देख के हिप्नोटाइज हो जाता है और फटाक से 5 लाख का चेक काट के दे देता है। 5 लाख का चेक गया नहीं कि आप चुंगल में फंस गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उस दलदल में फंसते ही चले जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए मेरा दोस्तों आपसे अनुरोध है कि लेआउट प्लान प्रॉपर वे से चेक करें। और अब तो रेरा में इतना प्रोविज़न है कि आप उनका रेरा नंबर लीजिए और उसमें जाके आप सब कुछ देख सकते हैं कि उनके कितने एकड़, सपोज 100 एकड़ की टाउनशिप है, कितने एकड़ में उसने रेरा लिया है। अगर रजिस्ट्री 25 एकड़ की जमा हुई है तो 25 का ही मिला होगा। आप उनसे बोलिए साहब वो 25 एकड़ दिखाइए मुझको कौन सा है, उस 25 एकड़ में मुझको प्लॉट दे दीजिए, वहाँ से आपको लोन भी मिल जाना है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी। इसी तरह से उनके लेआउट प्लान्स में अगर कुछ चेंजेस होता है तो जितने लोगों को उन्होंने स्टॉक बेचा हुआ है, माल बेचा हुआ है, उनमें से 75% लोगों का उनको अप्रूवल लेना पड़ता है लेआउट प्लान चेंज करने के लिए। ये एक अलग टाइप का फ्रॉड है जो टाइटल के तहत ही हो जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता। तो दोस्तों, बिल्डर्स के जो फ्रॉड्स हैं वो मैंने इसमें कवर किए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड हैं वो मैंने कवर किए। अगले वीडियो में भी मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रॉड हैं उनको कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको सलाह दी है प्रिकॉशन लेने वाली, वो उस प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। स्पेशली बिल्डर्स के केस में आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू, जो जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि सारे डॉक्यूमेंट्स ड्यू डिलिजेंस कर लें, वो सब उनकी सहायता भी लेनी चाहिए। टाइटल से ही रिलेटेड एक और सिचुएशन होती है, कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स में सिंगल ऑनरशिप बेस नहीं होता, सिंगल कंपनी नहीं होती, उसमें कई पार्टनर्स होते हैं। 3-3 कंपनियां स्पेशली आपस में मिलकर एक SPV बना लेती हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल। और भैया ये बहुत ख़तरनाक इंटेंशन वाली चीज़ है। वैसे तो जो JP वाला विश सिटी था उससे बड़ा कोई स्कैम हुआ नहीं, और मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई भी छोटा मोटा स्कैम होता है, 2G 3G और दुनिया भर के स्कैम्स का हम नाम लेते हैं, सब जगह मीडिया में आता है, लेकिन जब होम बायर्स के साथ कोई बड़ा स्कैम होता है तो वो कभी मीडिया में उस तरह से नहीं आता जिस तरह से उसको आना चाहिए। लुधियाना में एक स्कैम हुआ, वो भी इसी का पार्ट था। कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं, 3-4 पार्टनर्स, कंपनियां पार्टनर्स मिल करके SPV बना लेती हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल।
लुधियाना में इंपीरियल गोल्फ एस्टेट के नाम से एक एसपीवी बना, जिसमें इजराइल की एक कंपनी थी ब्रैक कैपिटल, इंडिया का बहुत माना हुआ ग्रुप ILFS था, और गुड़गांव के एक बहुत रेपुटेड बिल्डर हैं तो नहीं थे, सिल्वर गेट्स, वो भी उसमें पार्टनर थे। तीनों ने मिलकर एक एसपीवी बनाया, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्शंस करी, और बाद में वो प्रोजेक्ट डूब गया। और उसके जितने भी बायर्स थे, होम बायर्स, वो NCLT और जो उसमें IRP अपॉइंट होता है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। इन सिचुएशंस से भी बचना चाहिए। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट एक ऑनर के हैं। आप इंपीरियल का हमने एग्जांपल लिया, लुधियाना में आर्यो वाटर फंड भी इसी तरह से फ्लॉप हुआ। वो भी एक ट्रस्ट बेस्ड कंपनी थी, फंड था, फॉरेन का फंड था, और आज के डेट में वो फंड बिल्कुल झंड हो चुका है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन से बचने का उपाय क्या है? कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? इवन होम लोन भी आपको नहीं बचा पाता, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, इनके बहुत अच्छे टाइप्स होते हैं, और ये इनके पास वकीलों के पैनल होते हैं, और उनमें कपिल सिब्बल जी जैसे वकील, बड़े बड़े वकील, 4-4 वकील होते हैं। आम आदमी उनसे लड़ नहीं पाता। इनसे बचने का मात्र एक तरीका यही है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और उन प्रोजेक्ट में ऐसी स्टेज में मत इंटर करें जब वो प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल स्टेज में है। उसमें बेशक वो उस समय सस्ता बेच रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि बहुत रेट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। जो बहुत ही हवाई वाली चीज़ें हैं उनको तब खरीदें, उनमें तब इंटर करें जब वो ग्राउंड पे उतर चुकी हों, रियलिटी में आ चुकी हों। अदरवाइज़ जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, आज विश्व सिटी के नाम से जो JP वालों का प्रोजेक्ट था गुड़गांव नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे, आपको पता ही है कि उनका क्या हाल हुआ है। तो मेरा आपसे सबमिशन है कि आप प्रोजेक्ट्स की डिटेल में जाएँ, कोई भी बहुत ओवर एम्बिशियस काल्पनिक चीज़ों पर मत विश्वास करें। कई छोटे बिल्डर्स हैं जो बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। आपको इस तरह की कम्युनिकेशंस मिल जाएंगी मार्केट में। नहीं मिल सकती हैं तो आप अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लो। सलाह लेने में कोई आपको चार्जेस नहीं देने होते। सलाह लीजिए 4 लोगों से सलाह करके, जो आपको लगे कि ठीक सलाह दे रहा है, उनके साथ जाके साइट देखिए। पेमेंट का पहला चेक काटने से पहले समय लीजिए। चेक काटते समय 3 दिन 2 दिन बाद की डेट डालिए। डेट डालने के बाद उनको पहले बोल के चलिए कि साहब मैं ये चेक स्टॉप भी करा सकता हूँ, ये राइट मुझे दे के चलिए। फर्दर उनको बोलिए कि लोन लेने से पहले अगर मेरा किसी वजह से, आपके किसी फॉल्ट की वजह से मेरा लोन नहीं होता है, तो मेरा पैसा आप रिफ़ंड करेंगे एज़ इट इज़, जितना मैंने दिया, कोई फॉरफीचर नहीं होगा। ये उनसे रिटर्न में लीजिए। और जब सेल हो रही होती है तो सब कुछ रिटर्न में मिल जाता है। जब सेल हो चुकी होती है तो आप चक्कर काटते हैं। प्लीज़ जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, आराम से लें। घर ले रहे हैं, और कई बार तो हम अपनी जीवन की सारी पूंजी दे रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। जब आप ठगे जाते हैं किसी के द्वारा, तो लोग देख के कहते हैं कि देखो यार, इसको ठग लिया गया था। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी दर्शक को कोई ठग नहीं पाए। कहीं भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक बार मुझे कॉल करो, या मुझे मेल डाल दो, या मेरे इसी चैनल में आप कमेंट डाल दो। मैं समय निकाल के ज़रूर आपको सलाह दूँगा। थैंक यू वेरी मच।